आइए आपको आज मैं मिलवाता हूँ अदाकार मोहम्मद अली के साथ, जिन्होंने अपनी शोहरत में खासा नाम कमाया, पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी अवार्ड हासिल किए। आज वो किन हालात में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। शादी हुई है तो शादी का अभी महीना नहीं पूरा हुआ तो मेरे साथ हादसा हो जाता है। उस हादसे में एक्सीडेंट में मेरे ये टांग के पट्टे कट जाते हैं, टांग से माजूर हो जाता हूँ। तो जब ये टांग एक्सीडेंट होता है तो सब कुछ वैंड अप हो जाता है, क्योंकि मैं अपने बच्चों की रोटी पूरी कर लूँ तो बड़ी बात है, तालीम मैं नहीं अपने बच्चों को दे पा रहा हूँ। कैरियर का स्टार्ट कैसे किया था आपने? देखिए जी, मेरी जंपल पैदाइश तो अंदरून शहर की है, लाहौर की, दिल्ली दरवाजे की। तो इब्तदाई तालीम मैंने गवर्नमेंट मुस्लिम हाई स्कूल रहमान गली से हासिल की। उसके बाद मैं आस्ता आस्ता मेरा सफ़र चलना शुरू हो गया। मेरे हमारे ना मोहल्ले में एक रहते थे हसन मुराद साहब, वो ड्रामों में फिल्मों में काम करते थे। तो मैंने काम भी किया है, मैंने पढ़ाई भी की है, तो मुझे ना शौक़ था शोबिस का, तो मुझे उनके हवाले किया गया। उस वक्त वो अलहमरा में काम करते थे ड्रामों में, तो जब उनके हवाले किया गया तो फिर अलहमरा में मैंने छोटे छोटे रोल करने शुरू कर दिए। से मैंने इब्तदा शुरू की ड्रामों की। तो जब आप इंडिया गए उस वक्त क्या आज थी और इंडिया किस तरह जाना हुआ आपका? इंडिया ये हुआ कि अलहमरा में जब मैंने काम करना शुरू किया तो वहाँ पे मेरे एक दोस्त आए, उन्होंने मुझे कहा यार उस्मान पीरज़ादा साहब एक ड्रामा कर रहे हैं पाठे खान, तो उसने इंडिया भी जाना है और उसके लिए ना उनको लड़कों की ज़रूरत है धमाल डालने के लिए। तो उस वक्त हमें शौक़ था, हमने कहा चलो यार हम भी धमाल डालेंगे। तो मैं उन लड़कों के साथ जब उस्मान पीरज़ादा के वहाँ पे गया हूँ उनके ऑफिस, तो जब उनकी नज़र पड़ी है तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही अपने ड्रामे का हीरो कास्ट कर लिया, दुल्ला भट्टी, क्योंकि मैं बॉडी बिल्डर था और मेरे बड़े बड़े बाल थे। तो उस वक्त ना मैं जब मुझे उन्होंने कास्ट किया तो उनके साथ सोहराब अफगन साहब थे जो एज ए असिस्टेंट उनके साथ काम कर रहे थे। तो फिर उन्होंने मुझे डेवलप किया, उन्होंने मुझे सिखाया कि मैंने कैसे बोलना है, कैसे करना है, परफेक्ट किया। तो फिर मैंने वो कंटिन्यू 21 साल वो रोल किया है दुल्ले भट्टी का एज ए हीरो। 21 साल की? 21 साल। और उसके बाद जब हमारा ड्रामा पॉपुलर हो गया यहाँ पे, तो फिर उन्होंने कहा भाई अब इंडिया जाना है आपने। पहली मरतबा इंडिया गया हूँ तो माशाल्लाह 2 अवार्ड लेकर आए, इंडिया के तमाम शहरों में हमने अपनी परफॉर्मेंस का लोहा मनवाया। और उसके बाद जब दोबारा गया हूँ तो दोबारा हमारे साथ वसीम अब्बास, सबा परवेज़ और गुंगा डोलिया जो इस वक्त बेचारा दुनिया में नहीं है, और बड़े बड़े सीनियर साईं अख्तर जो था, साईं ज़हूर गुलकार है, वो हमारे साथ गया। शेर मियाँ दाद, बदर मियाँ दाद, ये हमारे साथ जाते रहे हैं। अच्छा मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि इतना अरूज देखा, इतना काम किया, मैं अभी आपसे मिला हूँ तो मेरी आपकी मुलाकात बाहर रोड पे हुई है और आपको मैंने रिक्शे में देखा है। तो मुझे बताइएगा कि ये रिक्शे का सफ़र कैसे आ गया कि फ़िल्म इंडस्ट्री से इतने अरूज से इतने जवाल की तरफ ये कैसा टर्न लिया है ज़िंदगी ने? देखिए जी, जब मैं इंडिया से आया हूँ ना तो मुझे इंडिया में कहा गया था कि मोहम्मद अली साहब आपको उस्मान पीरज़ादा का भाई है सलमान पीरज़ादा, आपको उसने अपनी इंग्लिश फिल्म में कास्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे विलन बनने का शौक़ था। तो उन्होंने मेरी बॉडी के हिसाब से, मेरी बॉडी लैंग्वेज के हिसाब से, मेरी डायलॉग डिलीवरी के हिसाब से उन्होंने कहा भी आपको ना उन्होंने अपनी फ़िल्म में कास्ट कर लिया है। तो मुझे मुबारकबादें देने शुरू हो गए, तो मैं बड़ी खुशी खुशी से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे शादी करवाई है मैंने, शादी हुई है तो शादी का अभी महीना नहीं पूरा हुआ तो मेरे साथ हादसा हो जाता है। उस हादसे में एक्सीडेंट में मेरे ये टांग के पट्टे कट जाते हैं, टांग से माजूर हो जाता हूँ। तो जब ये टांग एक्सीडेंट होता है तो सब कुछ वैंड अप हो जाता है, चारपाई पे आ जाता हूँ मैं, तो सब मेरा ख़त्म हो जाता है। फिर मैं कंटिन्यू तकरीबन 1.5 2 साल 5 साल 7 साल गुजर गए। 7 साल के बाद जब रैम्बो को पता चला है कि मोहम्मद अली के साथ ये हादसा हुआ है, तो फिर उसने मुझे अपने घर में बुलवाया है, घर में बुलवा के मेरी इज्जत की है, और उसने मुझे देखा, काफ़ी बेचारा मेरे गले लग के रोया कि यार तुझे क्या हो गया है। रैम्बो साहब के अलावा मैं तो चूँकि ये बात को सुनता हूँ कि फ़िल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री एक फैमिली की तरह है। वो अपने हर करैक्टर का, हर आर्टिस्ट का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो उनके अलावा किसी डायरेक्टर ने, किसी प्रोड्यूसर ने, किसी बंदे ने राब्ता नहीं किया? नहीं, असल में मैंने खुद किसी से रब्ता नहीं, उन्होंने भी नहीं किया और मैंने खुद भी किसी से रब्ता नहीं किया, मैंने किसी का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। रैम्बो का वो मैंने पता नहीं, बस मेरी बेगम ने कहा है कि आपके साथ तो इतनी पिक्चरें हैं, क्योंकि रैम्बो की जब सालगिरह होती थी साहबा की तो मैं सालगिरह पे जाता था, तो रैम्बो के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती सी मेरी दोस्ती थी, बहुत ही अच्छी, बड़े अच्छे तल्लुकात थे। तो उसका नंबर था मेरे पास, तो फिर मेरी बेगम ने कहा ट्राई तो करें। तो मेहरबानी रैम्बो की, मैंने उसको ट्राई किया 6 7 साल बाद इस हादसे की, जब सब कुछ बिक चुका था, कुछ नहीं था मेरे पास।
तो रैम्बो ने फिर मुझे बुलवाया, अपने प्रोग्राम में बुलवा के मुझे रिक्शा दी है। तब से 2015 से लेके अब तक मैं रिक्शा ही चला रहा हूँ। रिक्शे से गुजारा वगैरह हो रहा है, बच्चों की तालीम वगैरह किस तरह मैनेज करें सब कुछ? देखें जी, आपने सवाल दो ऐसे किए हैं कि गुजारा हो रहा है, और गुजारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज़्ज़त की रोटी खिला रहा है। अगर आप ये कहें कि तालीम बच्चों की, तो वो बहुत मुश्किल काम है सर, क्योंकि मैं अपने बच्चों की रोटी पूरी कर लूँ तो बड़ी बात है, तालीम मैं नहीं अपने बच्चों को दे पा रहा। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे आपके? नहीं जा रहे, नहीं जा रहे। तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने 5-6 साल पहले मेरे थोड़े से हालात हुए थे, किसी बंदे ने मेरी तावन मुझसे किया था, तो मैंने अपने बच्चे दाखिल करवा दिए थे। तो उसके बाद जब ख़त्म हुआ तो फिर वो बच्चों की फ़ीसें, सारी बात है, स्कूल वाले फिर इन चीज़ों को तो नहीं ना मानते। वो कहते हैं भाई हमने अपना स्कूल चलाना है, हमें भी बिल आते हैं, हमने भी बिल्डिंग के किराए देने होते हैं। तो फिर मेरे बच्चे बेचारे 5 साल हो गए हैं, अब घर में बैठे हैं, नहीं जा रहे बेचारे। अब मोहम्मद अली साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई आपसे राबता करता है, कोई आपकी इमदाद करना चाहता है, तो वो आपसे राबता जो है, वो कोई राबता नंबर हो आपका, वो किस तरह राबता करे? और दूसरा मुझे इसके बाद ये बताइएगा कि आप अगर रिक्शे के बाद कुछ करना चाहें, कुछ ऐसा रोज़गार या कुछ ऐसी चीज़ के जिसके आप एक्सपर्ट हों, ताकि जो है वो उसके आपको भी आसानी हो सके और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। इस तरह कोई कुछ माइंड है आपका, कुछ सोचते हैं? क्योंकि आपने तो इतना साल, इतनी देर इंडस्ट्री को दी है, तो एक अच्छे आर्टिस्ट भी हैं आप, विलन का करैक्टर भी किया है, और आपकी जो फ़िटनेस वगैरह है, ये भी बड़ी कमाल है। देखिए जी, मैं तो ये कहूँगा कि मैं एक बॉडी बिल्डर क्वालिफाइड कोच हूँ। अच्छा। मेरे आगे जितना मर्जी मोटा इंसान ले आए, मैं उसको डाइट प्लान के ज़रिए, अपनी ट्रेनिंग के ज़रिए और देसी जड़ी बूटियों के, क्योंकि मैं मेडिसिन के बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। मेडिसिन जो है ना, आजकल जिमों में मेडिसिन यूज़ होती हैं, बच्चों को कैप्सूल खिलाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या पाउडरों में गोलियाँ पीस के डाली होती हैं, वो गुर्दों पर असर करती हैं बच्चों के। मुझे अल्लाह ताला ने देसी जड़ी बूटियों के साथ इतना नवाजा हुआ है, अल्लाह ताला ने मुझे, कि जब मेरे साथ हादसा हुआ था तो डॉक्टरों की किताब में मेरे बच्चे नहीं पैदा हो सकते थे, मैं उठकर बैठ नहीं सकता था, क्योंकि मेरे अंदर से गुर्दा निकल गया हुआ है, पित्ता निकल गया हुआ है, आधा जिगर कटा हुआ है, रीढ़ की हड्डी का मोरा टूटा हुआ है, टांगों के पट्टे कटे हुए हैं, नसों के पट्टे कटे हुए हैं। लेकिन मेरी अल्लाह के नेक वलियों के साथ वाबस्तगी थी। मुझे अल्लाह के नेक वलियों ने नुस्खों के साथ इतना नवाज दिया हुआ है कि अगर किसी को काला जिरकान हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका इलाज करता हूँ। अगर मिर्की के दौरे पड़ते हों तो मैं दवाई उसकी फ़ीस भी लिल्ला देता हूँ। तो मुझे अल्लाह ताला ने इन चीज़ों से नवाजा हुआ था, फिर मैंने वो देसी जड़ी बूटियाँ खाई तो मैं ठीक हुआ हूँ। बॉडी बिल्डिंग के हवाले से अगर मैं किसी को स्लिम करना चाहूँ तो देसी जड़ी बूटियों के साथ, अगर साइज़ में लाना चाहूँ तो देसी जड़ी बूटियों के साथ। अल्लाह ताला ने मुझे इतना फ़न दिया, और मेरी दिल की ख्वाहिश है कि कोई अल्लाह का बंदा मुझसे तावन करे तो मैं अपने पाकिस्तान को मनशियात से पाक कर दूँ, एक जिम बनाऊँ जिसमें नई जनरेशन, जो हमारे बच्चे नए जवान हो रहे हैं, तो उनको जिम की तरफ माइल करूँ, ताकि जिम में है इनको अपनी फिटनेस की आदत पड़े, अपनी जान संभालने की आदत पड़े, उनको बॉडी बिल्डर बनाऊँ। मेरी ये ख्वाहिश है बस, कि मैं जिम बनाऊँ। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के कि आप हमें रोड पे मिले और यहाँ पे लेके आए। लेकिन यकीन करें, मैं जब तक यहाँ पे आया हूँ तो ना कोई चारपाई मिली, ना कोई बेड मिला, और ये एक कमरा और एक साथ वाला कमरा है, उसके अंदर नीचे बिस्तर लगे हुए हैं, तो किस तरह गुजारा करते हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे नबी पाक ने तो खजूरों की चटाई पे ज़िंदगी बसर की है, और उन्होंने, उनके मकान तो बिल्कुल कच्चे थे, तो फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम साफ पानी पी रहे हैं, ना हमें कुओं के पानी निकालने पड़ रहे हैं, ना हमें कहीं दूर सफ़र करना पड़ रहा है। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, मैं आवाम को कहना चाहूँगा कि यार शुक्र है अल्लाह का कि अल्लाह ताला ने कब्रस्तान एक बनाया हुआ है, जहाँ पे अमीर ने भी दफन होना है, गरीब ने भी दफन होना है। नहीं तो अगर अमीरों के कब्रस्तान अलग होते तो इन्होंने कहना था चलो गरीबों में ताड़ा कब्रस्तान वखड़ा है। यार ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कफन एक बनाया है, कि हम जैसे गरीबों ने भी वही कफन पहनना है जो अमीर आदमी ने भी पहनना है। वो खुदारा कुछ सोचो यार, क्योंकि चुके नूं फल लगता है। किसी ने अपने दरवेश नूं पूछा कि सरकार जिहड़ी कीड़ी होंदी है, कीड़ी दी भी चस्ट होंदी है, कीड़ी दा भी बहाना होंदा है, ते अल्लाह दे दरवेश ने क्या होंदा है? ते कहंदे ने सरकार नज़र नहीं आंदा। उन्होंने कहा उल्लूआ पहले कीड़ी जिन्ना झुकते सही, झुकेगा तो सब कुछ नज़र आ जाएगा। तो ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने कब्रस्तान एक बनाया जिहदे च अमीर भी दफन होना है तो गरीब ने भी दफन होना है। फट्टा भी उही है महल्ले का, जिहदे अमीर तो अमीर आदमी ने भी नहाना है तो गरीब तो गरीब आदमी ने भी नहाना है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है यार, नहीं तो अगर गरीबां दा ते अमीरां दा कब्रस्तान वक्खो वक्ख होंदा तो असीं सारे ने जलील हो जाना सी।
ਤੇ ਔਕਾਤ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਕਫਨ ਪਾਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ, ਨੇਕੀ ਕਰੋ।